चलिए हो गया। चलिए पहला नंबर सवाल हम लोग करेंगे। 5 अंकों की वह कौन सी बड़ी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 88 से वही संख्या पूरी तरह विभाजित होगा जो 11 से भी विभाजित होगा और 8 से भी विभाजित होगा। होगा कि नहीं? जो 11 और 8 दोनों से विभाजित होगा वह आपका 88 से विभाजित होगा। अब ध्यान से देखिएगा 8 से विभाजित होने का क्या रूल है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित होना चाहिए, वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसमें भाग दीजिए तीन तीन संख्या में। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2, 8 तिहाई 24, ये 8 से भाग लग रहा है। 8 एकम 8, 1, 8 दूना 16, 3, 8 चौके 32, ये भी लग रहा है। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2, ये नहीं लग रहा है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। और ये देखिएगा 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये लग रहा है। यानी कि ऑप्शन ए बी डी 8 के साथ साथ 11 से भी विभाजित होना चाहिए। और 11 से विभाजित होने का क्या नियम है? अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो अल्टरनेट अंक बोलिए। 9 4 13, 13 9 22, और ये दोनों का अल्टरनेट 9 8 17, 22 में से 17 गया 5, 5 आपका 11 से विभाजित नहीं है। अब देखिए अल्टरनेट अंक लीजिए। 9 2 11, 11 9 20, और 9 9 18, 20 में से 18 चला गया, 2 आया, यानी कि ये भी 11 से विभाजित नहीं। तो ये ऑप्शन तो जरूर 11 से विभाजित होगा, देख भी लीजिए। 9 8 17, 17 9 26 हो गया, 17 9 26 हो गया, और 9 6 15 हो गया। दोनों में अंतर क्या है? 11 आ गया। 11 आपका 11 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या आपका 88 से पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। जैसे 88 की जगह 72 दे देता तो क्या आप कहते कि जो संख्या 9 और 8 दोनों से विभाजित हो। ये 72 भी कई बार पूछा है। 9 और 8 दोनों से विभाजित हो, है ना। 99 से बोल देता। 11 और 9, यानी कि ऐसे दो संख्या को लेना है जिसका आपस का गुणनफल उतना हो जाए और दोनों के बीच में कोई कॉमन ना हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। अब देखिएगा, कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, 4ab, है ना। और नीचे में अगर इसको हम लोग a माने हैं, इसको b माने हैं, तो ये ab है। ab से ab कट गया, तो ये क्या आंसर आ जाएगा? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है, 4ab होता है। ये हमेशा याद रख लीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़िएगा ना अपने आप टूट जाएगा। एक दिन तोड़ के आपको बताए भी थे। ये आपका हो जाता है 4ab। चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसका कितना आया? 27.775। चलिए आप बताइए 625 का वर्गमूल बताइए। 25 हो गया, ठीक है, प्लस 625, और ये 625 का वर्गमूल 25 हो गया, और 100 का वर्गमूल 10 हो गया। ये 625 का वर्गमूल 25 हो गया, और एक पर 4 जीरो है, तो बाहर निकलेगा तो 2 गो हो जाएगा, प्लस 625 का 25 हो जाएगा, इस पर एक पर 2 2 4 2 6, 2 2 का 3 पेयर बन रहा है, तो बाहर 3 गो जीरो निकलेगा।
है ना। अब इसको जोड़ लीजिए, ये 25 हो गया, ये 2.5 हो गया, ये 0.25 हो गया, अब प्लस ये हो गया आपका 0.025 हो गया। इसको जब आप जोड़िएगा तो 27.775 हो जाएगा। जोड़ने में किसी को दिक्कत नहीं ना है कि जोड़ के बता दें? चलिए नेक्स्ट। शुरुआत में आपका एकदम नंबर सिस्टम से ही सारा सवाल रहता है। अब ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात जो है 9 और 13 का, और उसका महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ आपका 6 दिया हुआ है, तो लॉसो आपको निकालना है। तो संख्या जो होता है वह आपका मौसों का गुणज होता है। तो संख्या आपका क्या हो गया, 6 का 9 का छठा मल्टीपल और 13 का छठा मल्टीपल, 54 और 78 हो जाएगा। लेकिन उस तरह से मत बनाइए, संख्या का तो गुणज होता ही होता है, मौसों का गुणज संख्या होता ही होता है, मौसों का गुणज लॉसो भी होता है, यानी कि लॉसो आपका मौसों से पूरी तरह कटेगा। आप बताइए ना कि 6 से क्या ये कटेगा? नहीं ना कटेगा। 6 से क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से ये भी कटेगा, बरछा के 72 120, और 6 से ये भी कटेगा, तो क्लैश हो गया। तो हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। लॉसो का मतलब क्या? छोटी से छोटी संख्या। तो दोनों में छोटा कौन? 702 है ना। दोनों में छोटा कौन? 702 हो जाएगा। लॉसो का मतलब छोटी संख्या हुआ ना। आपका संख्या ऐसे भी बनाइएगा, तो संख्या जो होगा 9 का 6 गुना 54 और 13 का 6 गुना 78। 54 और 78 का जब एलसीएम आप निकालिएगा तो आपका 702 आएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना नंबर? ए। चलिए, ए की आय बी से 24% कम है। 24% कम का मतलब यानी कि 24% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया? 6/25 हो गया। किससे कम है? किससे कम बोला है? बी से। तो जिससे कम बोलेगा वह नीचे वाला वास्तविक संख्या होती है, और जिसके बारे में बोला गया वह ऊपर वाला। तो 25 का 24% कितना होगा? 6 होगा। तो 25 से 6 कम है आपका कौन? ए। तो यानी कि ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा यह 19 और 25 का हो जाएगा कि नहीं? आपसे क्या पूछा है? बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? आप बताइए ना। पहले तो देखिए कितना अधिक है, 6 अधिक है। प्रतिशत में पूछा है, 6/19 अगुना 100, यानी कि 600/19%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, कितना आएगा? 35%। अजय अपनी आय का 66.2/3% विभिन्न घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, यानी कि 66.2/3% खर्च किया। इसका मतलब क्या हुआ?
तो ये आपका क्या हो गया, 2/3 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 33.1/3 का 2 गुना है, 1/3 का 2 गुना है ना। कहने का मतलब क्या है, अगर उसका कुल आय आपका 3 है तो उसमें से खर्च कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। तो यहां से अगर हम आपको बोले कि आय उसका 3 है, खर्च उसका 2 रुपया कर दिया, तो बचत कितना हुआ, 1 रुपया का हो गया। कहता है कि उसकी आय में 25% बढ़ जाता है। तो जैसे ही प्रतिशत का वृद्धि या कमी बोले ना, तो आप 100 से गुना कर दीजिए सब में, ताकि आप आसानी से कमी और वृद्धि कर सकते हैं। तो 300 आय हो गया, 200 खर्च कर दिए, 100 रुपया का बचत हो गया। कहता है आय में 25% बढ़ जाती है, तो इसका 25% कितना जी, 75, यानी कि 375 हो गया। 25% बढ़ गया। और खर्च जो है वह भी 20% बढ़ जाता है, तो खर्च 20% बढ़ गया। तो 20% का मतलब कितना, 40, यानी कि 240। 375 रुपया में 240 रुपया खर्च कर दिए, तो कितना बचा आपको, 135 रुपया बचत। तो 100 पहले था, अब 135 हो गया, तो 35% का वृद्धि नहीं हो गया। जितना का वृद्धि होता है, अगर 100 में जितना का वृद्धि होता है उतना ही प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करें। अब देखिए, 10% और 7% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपया है ना। रुपया में 6 का अंतर है, प्रतिशत में दोनों में अंतर कितने का, 3 का, यानी कि 3% बराबर 6 है। तो 1% का वैल्यू कितना, 2। पूछा क्या है, लागत मूल्य, यानी कि 100% आपसे पूछा है, तो 100% कितने के बराबर, 200 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। चलिए इसका बना है, कितना आया, 32। चलिए ध्यान से देखते हैं कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। देखिएगा, 10% का लाभ कब होता है, जब उसका वास्तविक विक्रय मूल्य अगर 6 है, 6 के बदले 5 में ही बेच दे रहे हैं, तो 5 में बेचे तो 10% का लाभ हुआ, है ना। वास्तविक विक्रय मूल्य जो है आपका, रियल एसपी जो है वह 6 है, लेकिन बेच जो रहे हैं वह आपका 5। अब 5 में बेचे तब भी आपको 10% का लाभ हो गया। तो 10% का लाभ तो एक्चुअल में हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10, यानी कि 10 का सीपी है, ये सीपी 10 है, तो 1 का लाभ हो गया। तो आप बताइए, यहां से सीपी आपका 10 का आ गया, तो एसपी कितना आया, 11 का, जबकि एसपी एक्चुअल में यहां आपका कितना दिख रहा है, 5 का। तो यह आप बताइए कि यह 5 का है, तो यह इसका कितना गुना हो गया, 5/11 गुना हो गया। तो क्या बोला है कि वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, ये 5/11 है, तो इसका भी 5/11 कर दीजिएगा, तो ये कितना हो गया, 50/11, यानी कि सीपी आपका 50/11 है
और एक्चुअल में विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ प्रतिशत, तो यहां से लाभ निकाल ना लीजिए। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 6 माइनस 50/11, यानी कि कितना हो गया 66, 16/11। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ गुने 100 अब बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 50/11, तो 50 नीचे 11 ऊपर चला जाएगा। कितना आ गया जी 32%। इतना ही आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। चलिए नेक्स्ट करें। इसका कितना आया 27.3/11। देखिए ना, एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, 80 किलोग्राम चावल खरीदा, फिर जब इस 80 किलोग्राम चावल को बेचा तो 30 किलोग्राम जितना में यह खरीदा होगा ना, 30 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो लाभ यहां पर किस रूप में हो रहा है, क्रय मूल्य के रूप में हो रहा है। तो लाभ का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ का इक्वेशन बनाइए, विक्रय मूल्य 80 किलोग्राम अगर बेचते हैं तो 80 का एसपी, तो 80 किलोग्राम खरीदे भी होइएगा तो 80 का सीपी हो गया। ये बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। लाभ किस रूप में, 30 किलोग्राम के सीपी के रूप में, 30 का सीपी हो गया। तो सीपी और एसपी को एक साइड में कर लीजिए, सीपी को एक साइड में, तो ये 80 सीपी हो गया और ये हो गया 80 नहीं हुआ सॉरी 80, और ये 110 सीपी हो गया। अगर इसको हम लोग करें 110 सीपी बराबर 80 एसपी, 0 से 0 कट गया, तो सीपी और एसपी के बीच का रेशियो क्या हो गया 8:11। कहने का क्या मतलब हुआ कि 8 रुपया का चीज 11 रुपया में बेच रहे हैं तो लाभ 3 का। तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है आपका 8, 4 दूना 8, 25 तिहाई 75/2 यानी कि 37.5 आया जी। 27.5 कैसे आ गया था, एक बटा 8 ना होगा। आप जो कर रहे थे उसका ऑप्शन में भी दिया हुआ है। हम समझ गए। तो जब भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के रूप में लाभ दिया रहे तो लाभ और या हानि का इक्वेशन आप बना के ऐसे सवाल को सॉल्व कीजिए। इतना बार आप लोग का प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो ये सब सवाल कभी गलत होगा ही नहीं। हमको लगता है क्या कि आज 9वां टेस्ट है आप लोगों का, 3-4 बार पूछ चुके हैं ये सवाल। तो घर पर भी जाके एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए, जो जो सवाल अगर अपने से नहीं बना है
हाँ, तो वो एक परफेक्ट तैयारी हो जाएगा आपका। देखिएगा, कहता है क्या कि श्याम ने 16 कलमों को के एक पैकेट खरीदा, जिसके साथ उसे 4 कलम मुफ्त मिला। 16 गो कलम खरीदने गया, 4 गो उसको मुफ्त में मिल गया, तो उसको टोटल कितना मिला? 20 गो कलम मिल गया। लेकिन उसको तो 16 कलम का ही मूल्य देना पड़ा, है ना। उसने उसका मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। तो क्रय मूल्य आप बताइए इसको कितना देना पड़ा? 16 ही देना पड़ा ना। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किए, तो इसका 20% बताइए तो। 1.6, तो 2 पॉइंट कितना हो गया जी? 20, 2.3.1, 3.2, तो इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 19.2, यानी कि यह आपका क्या हो गया? एमपी हो गया। ठीक है। कहता है कि यदि उसने कोई छूट नहीं दी तो सभी 20 कलमों को इसी मूल्य पर बेच दिया। यानी कि 20 कलम को आप इसी मूल्य पर बेच दिए। 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, 1 मिनट। आपके पास तो टोटल 20 कलम है ना, तो 20 का सीपी हुआ, है ना। इसको आप 20% अधिक से अंकित कर दिए, है ना। 20% अधिक से अंकित किए तो इसका 20% कितना हो गया? 24 हो गया, यह एमपी हो गया। कहा कि अब इसको कोई छूट नहीं दिए। आप खरीद के कितना में लाए थे? 16 रुपया में न लाए थे, तो 16 आपका एक्चुअल में सीपी जो था वह 16 था। तो 16 का चीज 24 में बेच रहे हैं, अगर छूट नहीं देंगे तो एमपी और एसपी बराबर हो जाएगा ना। तो 16 का चीज 24 में बेचे तो कितना का प्रॉफिट? 8 का प्रॉफिट। तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ गुने 100, अब बटा में क्रय मूल्य है आपका 16, 50%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिए ना, 5,000 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 5,000 को आप 2 भाग में विभाजित कर रहे हैं, ये पहला भाग और ये आपका दूसरा भाग। एक भाग को 4% की दर से और दूसरे को 5% की दर से निवेश किया गया। ये 4% की दर से निवेश किया गया, ये 5% की दर से। अच्छा बताइए, 5% को आप लिख सकते हैं 4% प्लस 1%। 4% तो दोनों जगह मौजूद है, ये 1% ही आपको दूसरे भाग पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? कहता है कि दोनों राशियों से प्राप्त कुल ब्याज जो है 223 रुपया है, तो 4% पे कितना राशि निवेश किया गया था यह पूछा। आप बताइए, 4% दोनों जगह है, तो 5,000 पर 4% जब लगाइएगा तो एसआई कितना मिलेगा? इसका 4% कितना हो जाएगा? 200। लेकिन 223 रुपया आपको मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा आपको कितना मिल रहा है? 23 रुपया मिल रहा है कि नहीं? ये एक्स्ट्रा जो 23 रुपया मिल रहा है वह 1% के बराबर है कि नहीं? यही 1% एक्स्ट्रा के बराबर। तो 100% कितने के बराबर? तो
तो 100% 2300 के बराबर, यानी कि आपका जो यहां से आएगा ये 2300 रुपया निवेशित किए हैं आप। तो ये 2300 किए हैं तो इधर आप 5000 में से घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5000, अब में से माइनस कर दीजिए 2300, तो 2700 आ जाएगा कि नहीं। सबसे आसान तरीका है ये, हालांकि एलिगेशन भी बना सकते हैं लेकिन इससे आसान कुछ नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करें। इसका कहिए हैं 445, दो पॉइंट में है 4.44। चलिए देखिए ना, 15,000 रुपये की राशि को 16% वार्षिक दर, 16% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू बताइएगा। 4/25 होगा, बिल्कुल सही बात। वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। तो आपसे पूछा है कि दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसके बीच का अंतर क्या होगा, यह पूछा है। आप बताइए कि टोटल मूलधन आपके पास कितना है, 15,000 रुपया। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष हो गया। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष। ठीक है, पहले वर्ष में भी आपका 4/25 लगेगा, दूसरे वर्ष में भी 4/25 लगेगा और तीसरे वर्ष में भी 4/25 लगेगा। अब इसका 4/25 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 15 गुना 16, 15 गुना 16, 15 छाके 90, हाँ 2400 हो जाएगा। ये 2400 हो जाएगा, दूसरे साल का भी ये 2400 हो जाएगा और तीसरे साल का भी ये 2400 हो जाएगा। ये जो आपका निकला ये टोटल एसआई निकल गया आपका 7200 रुपया, 3 वर्ष का एसआई निकल गया। लेकिन एसआई से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सीआई से। तो इसका 4/25 अब कीजिएगा, इसका 4/25 कीजिएगा, 4/25 कीजिएगा तो यह हो गया आपका कितना, 4 चौके 16 और 24 गुना 16, 6 चौके कितना 384, बिल्कुल सही बात। अब बताइए इसका भी 4/25 लीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 384। इसका भी लेके 4/25 लेके जाइएगा तो यह भी 384 हो गया और इसका भी 4/25 लेके जाइएगा तो 384 का 4/25 जब कीजिएगा ना तो यह आपका कितना हो जाता है, 61.44 आएगा। तो आप बताइए कि दूसरे साल का जो आपका सीआई है कौन कौन सा है। दूसरे साल का जो सीआई है यह है और यह है, और तीसरे साल का सीआई जो है यह है, यह है, यह है और यह है। दूसरे और तीसरे में अंतर ही तो पूछा है, तो यह और यह यहां भी मौजूद है, यह और यहां भी मौजूद है, तो इस दोनों का योगफल ही इसका अंतर हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा 445.44, यही हो जाएगा आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। अच्छा सवाल था।
देखिए, आपके हर चैप्टर से कोशिश करते हैं कि आपका हर चैप्टर डेली टच हो, है ना। उससे क्या होगा कि सारा कॉन्सेप्ट डेली आपका रिवीजन होगा हर चैप्टर का। अब बढ़ा है थोड़ा थोड़ा, तो बढ़ना चाहिए ना। बोलिएगा तो ज्यादा बढ़ गया तो फिर कम कर देंगे। इतना ठीक है, ये मॉडरेट है। ये देखिएगा, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़की की संख्या का अनुपात 5:2 है। आप बताइए कि लड़का का संख्या बी से लड़का डिनोट किए, जी से लड़की को डिनोट किए, यह अनुपात जो है 5 और 2 का अनुपात। कहता है कि यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यानी कि पास होने का प्रतिशत बोला गया है लड़का और लड़की का। लड़का 87% पास हो रहा है, लड़की 80% पास हो रही है। लेकिन आपसे पूछ दिया गया कि फेल कितना प्रतिशत हुआ उस परीक्षा में, यह पूछ दिया। तो आप बताइए कि लड़का में अगर 87% पास हो गया तो फेल कितना हुआ, 13% हुआ। तो अगर इसका 13% निकालने जाइएगा ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी प्रतिशत निकालना हो तो आप अनुपात में 100 से गुना कर दीजिए। आप बताइए कि इसका 13% कितना हो जाएगा, 13% कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और लड़की जो है 80% उत्तीर्ण हुई है तो 20% फेल, तो इसका 20% कर कितना हो जाएगा, 40। आप बताइए कि टोटल जो अनुत्तीर्ण है, फेल जो है, वह टोटल कितना हो गया, 105। कितने विद्यार्थी में, 700 में। उसका प्रतिशत निकाल दीजिए, 700 गुना 100, 7 एकम 7, 15 सत्ते 105, 15%, है ना। बिल्कुल सही आंसर है। फिलहाल आपका YouTube पे भी आपका सारा वीडियो अभी दिख जाएगा आपको, टेस्ट का भी। अगर कुछ मिसिंग हो जाएगा तो टेस्ट का वीडियो अभी फिलहाल कुछ दिन तक YouTube पे भी देख सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, दूध और पानी के 300 मिलीलीटर मिश्रण में कितना मिश्रण है, 300 मिलीलीटर मिश्रण है, इसमें 75% दूध है। बोला क्या गया कि इसमें कितना पानी मिलीलीटर में ही मिलाया जाए ताकि यह 45% दूध हो जाए, है ना। यहां से दो मेथड है, या तो आप रेशियो लगाइए या एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन से सवाल बहुत आसान हो जाता है। इस तरह के सवाल में आप जिस चीज को मिला रहे हैं ना, वही चीज आप लीजिए। आप किस चीज को मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो पानी को ही, कहे कि एलिगेशन में सब कुछ आपका समान रहना चाहिए। तो पानी को अगर लिए तो आप बताइए कि शुरू में अगर 75% दूध है तो शुरू में जो पानी रहेगा वह कितना रहेगा, शुरू में पानी जो रहेगा वह कितना रहेगा, 25% रहेगा कि नहीं, 25 रहेगा पानी। अब पानी मिला जो रहे हैं वह तो शुद्ध पानी हुआ, यानी कि 100% शुद्ध हुआ पानी। तो ये मिलाया गया पानी हुआ 100%, मिलाया गया पानी यह 100% हो गया, है ना। अब दोनों मिलाकर कहता है कि 45% वाला दूध मिश्रण बन जाए। तो अगर 45% उस मिश्रण में दूध है तो पानी कितना, 55% हो जाएगा। यहां से आप एलिगेशन लगा ना दीजिए। ये बताइए, ये 45 हो गया और ये आपका 30 हो गया। 15 तिहाई 45, 15 दूना 30।
एक्चुअल में 3 यूनिट जो है शुरू में आपका मिश्रण का यहां दिखा रहा है, शुरू में 300 मिलीलीटर मिश्रण है, तो कितना गुना? 100 गुना। तो आप इसका भी 100 गुना ले लीजिए ना, मिलाया गया पानी का, तो 200 लीटर पानी मिला रहे हैं, मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। क्लियर है? अप्रोच को एकदम थोड़ा सा ऐसे अप्रोच को आप लोग फॉलो कीजिए, इसी तरह से आप सवाल बनाइए एग्जामिनेशन में भी, है ना। कोई भी चीज मिलाते हैं तो शुद्ध चीज ना मिलाएंगे, तो शुद्ध चीज मिलाया गया तो ये 100%। शुरुआत में 55% दूध है तो पानी, 75% दूध है तो पानी 25%, है ना। अंत में जो मिश्रण बना दोनों मिलाकर 45% दूध हुआ तो 55% का पानी हो गया। तो ऐसे सवाल में जो चीज मिलाते हैं उसी का एलिगेशन लेते हैं, है ना। तो मिलाया गया पानी 100% शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं था। चलिए ये तो बन ही गया होगा, नहीं बना। 5 संख्याओं का ये दिया गया है, 5 संख्या ए बी सी डी ई में पहली 4 संख्या का औसत अंतिम 4 संख्या के औसत से 35 अधिक है। आप बताइए ना कि पहली 4 संख्या का औसत ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पहली 4 संख्या का औसत ये हो गया। अंतिम 4 संख्या का औसत, अंतिम 4 संख्या का औसत यानी कि बी से स्टार्ट कीजिएगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इससे यह जो है 35 अधिक है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना है? 35 है। आप यहां से क्या कीजिए कि 4 एलसीएम लीजिएगा तो 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उधर होके गुना हो जाएगा। आप जब जैसे ही माइनस कीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहां माइनस कीजिएगा तो माइनस का बी हो जाएगा, माइनस का सी, माइनस का डी, माइनस का ई, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया। ये बराबर 35 गुने 4, 5 चौके 20, 4 तिहाई 12 दो 14, 140 हो गया। आपसे यहां निकला क्या? a माइनस ई बराबर 140। हमें a माइनस ई नहीं निकालना, a माइनस ई बटे में 7 निकालना है। तो 7 से इधर भाग दे रहे हैं तो 7 से इधर भी भाग दे दीजिए, तो कितना आ गया आंसर? 20 आ गया। तो इसमें क्या नया था? कुछ तो नहीं था। चलिए नेक्स्ट करें। चलिए क्या कहता है? एबीसी की दक्षता का अनुपात, दक्षता का मतलब इफिशियंसी, कैपेसिटी, काम करने की क्षमता, वह 2:5:3 के अनुपात में, यानी कि ए बी और सी, इसका कैपेसिटी जो है वह 2:5:3 के अनुपात में। अब देखिए तीनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा करता है, तो
अगर तीनों के इफिशियंसी को जोड़कर उसके लिए गए समय में गुना कर दें तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो टोटल वर्क नहीं यहां से निकाल दीजिए, 5 3 8 2 10, 10 गुने 12, 120 टोटल वर्क हो गया। तो ए अकेला उस काम का 30%, तो इसका 30% कितना होगा? 30% जो होगा उसका 36 होगा। 36 काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कौन? ए। तो ए को 36 काम करवा लीजिए, ठीक है। और किस इफिशियंसी से? 2 के इफिशियंसी से 18 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। चलिए नेक्स्ट करें। इसका कितना आया? 9 दिन। देखिएगा 30 पुरुष जो है एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर कुछ बाधा नहीं आया तो 30 पुरुष मिलकर 24 दिन में पूरा कर लेंगे। उनके एक साथ काम शुरू करने के 12 दिन बाद 10 और पुरुष उसके साथ काम में जुड़ गए। अच्छा एक चीज हमें बताइए, काम कितने दिन तक हुआ? 12 दिन तक हुआ है ना। 30 ही आदमी किया होगा। अगर मान लीजिए कि वह 10 आदमी नहीं आके जुटता तो शेष काम जो बचा हुआ था 30 आदमी का, वह 12 दिन में पूरा होता कि नहीं? जो काम हो गया उसको हटा दीजिए, जो शेष बचा है उसी को लीजिए। यही काम ना अब आपके पास बचा हुआ है। इस काम को करने के लिए 10 गो पुरुष और आ गया, यानी कि 30 पुरुष था, 10 पुरुष और आ गया तो 40 पुरुष हो गया। ये 40 पुरुष कितने दिन में करेंगे? यही आपसे पूछा है। ये ऑप्शन बराबर होगा ना। ये 0 से 0 कट गया, 4 से 3 बार में, टी बराबर 9 दिन। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे सवाल में हमेशा शेष काम को लेके बनाया कीजिए, तुरंत आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसका कितना आया? 45। देखिए पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि आर जो है पूरा टैंक 54 मिनट में खाली कर सकता है। आर खाली करने वाला टैंक है, पी और क्यू जो है ये भरने वाला टैंक है। पी और क्यू 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया, अब फिर बंद कर दिया गया, ठीक है। अब पाइप आर को खोल दिया गया, पाइप आर अकेले उस टैंक को कितने मिनट में खाली करेगा? आप ये बताइए कि पी और क्यू जो 6 मिनट में जितना पानी भरेगा तो उस भरे हुए पानी को ना खाली करेगा। टंकी शुरुआत में पूरी तरह से खाली था, ठीक है। तो पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोल दिया गया, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, तो 6 मिनट में पी और क्यू अपने इफिशियंसी के साथ उसमें पानी भरा होगा। और 6 मिनट के बाद जो आर को खोल दिया गया तो आर जितना पानी उसमें पी और क्यू मिलकर भरा था उतना ही खाली करेगा। तो उसको खाली करने में कितना समय लगेगा यह आपसे पूछा है। आप बताइए, पी जो है आपका 18 मिनट लेता है, क्यू जो है आपका 27 मिनट लेता है। ये दोनों भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, ये 54 मिनट में खाली कर देता है। आप बताइए 18, 27, 54 का एलसीएम कितना होता है? 18 तिहाई 54, ठीक है। तो P का इफिशियंसी कितना? 3, Q का इफिशियंसी कितना? 2, और R का खाली करने का इफिशियंसी कितना? 1 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए P और Q से 6 मिनट तक भरवाइए, 6 मिनट तक भरवाइएगा, कितना इफिशियंसी से?
3+2 5 के एफिशिएंसी से, यानी कि 30 लीटर पानी भर गया उस टंकी में। अब इसी 30 लीटर को आप किससे खाली करवा रहे हैं? आर से खाली करवा रहे हैं। तो 30 लीटर को खाली करेगा 1 के इफिशियंसी से, कितना मिनट में? 30 मिनट में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसका आया है 45 पॉइंट में आया है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यदि कोई ट्रेन 52 किलोमीटर की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। ठीक है, सॉरी 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। हालांकि यदि इसकी गति 52 से बढ़कर 65 किलोमीटर हो गया तो यह केवल 5 ही मिनट की देरी से पहुंचती। यानी कि दोनों गति में से कोई अपने समय पर नहीं पहुंच रहा है, दोनों गति से लेट ही हो जा रहा है। तो ट्रेन के लिए अपनी यात्रा पूरी करने का सही समय क्या है, यह आपसे पूछा है। आप बताइए कि अगर दोनों चाल के द्वारा तय की गई दूरी बराबर है, यहां तो दोनों चाल के द्वारा तय की गई दूरी तो बराबर है ना, चाहे वह 52 के रफ्तार से जाए या 65 के रफ्तार से जाए, दूरी तो समान ही तय कर रहा है। तो चाल का क्या रेशियो आपको दिया गया? एक है आपका 52, एक है आपका 65। 13 चौके 52, 13 पच्चे 65, 4-5 के रेशियो में है। तो अगर दोनों चाल के द्वारा तय की गई दूरी समान हो तो समय का रेशियो चाल का उल्टा होता है। तो समय का रेशियो क्या होगा? 5 और 4। आप बताइए 15 मिनट लेट और 5 मिनट लेट, दोनों का अंतर कितना है? अगर दोनों सेम सेम है, या लेट है या पहले पहले रहता तो घट जाता है। अपोजिट रहेगा, एक लेट से पहुंचेगा एक पहले पहुंचेगा तो समय का अंतर क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो यहां पर दोनों सेम है, ये भी देरी से पहुंचा और यह भी देरी से पहुंचा, तो दोनों का अंतर कितना है? 10 है। यहां पर बताइए कि दोनों का अंतर कितना है? 1 है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 10 के बराबर। तो आप बताइए कि 52 के रफ्तार से चलेगा तो वह कितना देर में पहुंचेगा? 50 मिनट में पहुंचेगा। अगर 50 मिनट में पहुंचता है तो वह 15 मिनट लेट से पहुंच रहा है, यानी कि उसका सही समय क्या होगा? सही समय क्या होगा? 50 में से 15 मिनट अगर पहले कर दीजिएगा तब ना आप सही समय पर पहुंच जाइएगा। तो 35 मिनट उसका सही समय है, ऑप्शन बी। हाँ, S1 इंटू, वहां से भी कहा आएगा। अच्छा कर देते हैं, S1 इंटू S2 52 गुने, फॉर्मूला पे कहा जाते हैं, रेशियो पे जाइए ना। 52 गुने 65 बटे में चालों का अंतर 13 गुना समय का अंतर 10 बटे में 60। ये क्या चीज का निकलेगा? ये दूरी निकलता है। ये क्या निकलेगा? दूरी निकलेगा, दूरी निकलेगा ये। तो दूरी निकलेगा तो यहां से आप बताइए कि ये 10 चाके 60 हो गया, 13 चौके 52 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो ये कितना हो गया? 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 130 बटे में 3 किलोमीटर हो गया। इतना दूरी तय करता है।
अब समय आपको सही समय कितना होना चाहिए? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। 130 बटे में 3 और चाल क्या है? 52 लीजिएगा तो 52 तो गुना 52 तो ये कितना हो जाएगा? 10, ये 4, 2 दूना 4, सॉरी 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5 बटे 6, ये घंटा हो गया। घंटा हो गया ना? तो 5 बटे 6 गुना मिनट चेंज कीजिएगा, कितना हो गया? 50 मिनट हो गया। तो 50 मिनट जब इस रफ्तार से चलिएगा तो 15 मिनट लेट पहुंचते हैं, 15 मिनट घटा दीजिए। तो कहा है हम इतना जाएंगे, रेशियो से कितना आसानी से बन गया। बन गया कि नहीं जी? तो फार्मूला के चक्कर में मत पड़िए। क्लास में शायद दोनों से बताए होंगे फार्मूला से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए अलजेब्रा का सवाल है। बी बाई सी, आप बताइए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो ए बी सी अगर आपका कांस्टेंट है ए नॉट इज इक्वल टू 0, तो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा का मान पूछा है। आप बताइए ये 1 बाय अल्फा है, 1 बाय बीटा है। तो आप बताइए यहां से अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब दो मूल का योग क्या होता है? माइनस बी बटे ए ना, माइनस बी बटे ए। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए हो जाएगा। तो ए से ए कट गया तो क्या बचा? बी बटे में सी। सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूलों का योग माइनस बी बटे ए, मूलों का गुणनफल सी बटे ए। यह चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आया? 4। 4 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 2। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा है रूट x माइनस 1 बाय रूट एक्स। तो आपसे रूट x में से माइनस कीजिए रूट x के व्युत्क्रम का। तो रूट आप लगाइएगा तो पहले तो यहां रूट लगाइए ना, यहां पर पहले रूट आप लगाइए। यहां पर रूट लगेगा तो इस दोनों पर रूट लगेगा। आप बताइए ये किस चीज का स्क्वायर है? 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, ये 2ab के फॉर्म में टूटता है। 2 इंटू, इसको 1 लिख सकते हैं, इसको रूट 2 लिख सकते हैं, तो 2ab हो गया। तो अब जो इसको जो लिखिएगा आप क्या लिखिएगा? रूट 2 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू 1 प्लस इंटू रूट 2। ये मौखिकली आपका होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? रूट अंडर रूट 2 अब प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं? कहने का मतलब क्या हो गया? रूट 2 प्लस 1, ये आ गया आपका रूट एक्स का वैल्यू। अगर आपसे रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स पूछा है तो ये देखिए तो मल्टीपल इनवर्स है कि नहीं? इसका स्क्वायर का अंतर कितना? 1 है। इसका स्क्वायर का अंतर 1 है। रूट 2 का स्क्वायर कितना? 2। और 1 का स्क्वायर कितना? 1। 2 और 1 का अंतर कितना? 1। तो आपको क्या बताए थे? सेकेंड पार्ट का 2 गुना। तो ये क्या हो गया? 2 आंसर हो जाएगा ना।
अगर रूट एक्स प्लस 1/√x पूछता तो आप क्या करते? फर्स्ट पार्ट का 2 गुना, यानी कि बड़े पार्ट का 2 गुना, तो 2√2 हो जाता। आंसर तो आपका ये होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करें। देखिए ना, ये बी साइन थीटा बराबर ए है। आप बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर ए बटे में बी हो जाएगा। यानी कि आपका लंब जो है ए है, और लंब बटे में कर्ण जो है वह बी है। तो यहां से आधार निकाल लीजिए। आधार बराबर क्या होगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब आपसे पूछा है सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब क्या होता है? कर्ण बटे में आधार होता है ना? तो कर्ण कितना आपका निकला है? बी है आपका। आधार कितना निकला है? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टेन थीटा लंब बटे में आधार, लंब है आपका ए, आधार निकला है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां से अगर आप रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका एलसीएम हो गया, तो ये ऊपर में क्या बचा? बी प्लस ए बचा, है ना? बी प्लस ए को आप क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर बी प्लस ए इंटू रूट अंडर बी प्लस ए लिख सकते हैं। नीचे में ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो रूट अंडर बी प्लस ए इंटू रूट अंडर बी माइनस ए। बी प्लस ए कट गया, तो होल रूट बी प्लस ए बटा में बी माइनस ए आ जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर ए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए यहां से? साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। हाँ हाँ हाँ, ये आपका पूरा बेसिक हो गया, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आया? 106 डिग्री, 127। ठीक है ना? यदि किसी त्रिभुज का कोण 74 डिग्री है, यानी कि ये त्रिभुज है आपका, मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक कोण 74 डिग्री का है, ठीक है? अन्य दो आंतरिक कोण के समद्विभाजक के बीच का कोण क्या होगा? अन्य दो कोण है ये दोनों, इस दोनों का समद्विभाजक लीजिए। इसका समद्विभाजक यहां, इसका समद्विभाजक यहां, ये एंगल आपसे पूछा है। तो कोण के समद्विभाजक के द्वारा बना कोण जो होता है वह 90 प्लस एंगल A/2 होता है। ये कौन सा कोण है? कोण के समद्विभाजक के द्वारा बना कोण कितना होता है? 90 प्लस इस कोण का आधा होता है, ठीक है? यानी कि जिस दो कोण का समद्विभाजक लेते हैं, तो बाकी जो तीसरा कोण बचेगा उसका आधा होगा। तो ये 90 प्लस 74 का आधा कितना हो जाएगा जी? 37। तो ये हो जाएगा 127 डिग्री। जिस कोण का समद्विभाजक लिया गया
उसके अलावा जो तीसरा कोण बचेगा उसी का आधा लेंगे 90 में जोड़ के। चलिए नेक्स्ट करें। इसका आया क्वेश्चन गलत है। त्रिभुज MNT की भुजा MT की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है MNT, MNT, ठीक है। भुजा MT का ऊंचाई, अरे MT का ऊंचाई कौन सा हो जाएगा? भुजा MT का ऊंचाई यही ना होगा। MT पर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो यही ना ऊंचाई हो जाएगा। MT का ऊंचाई, MT नहीं है, MT ऊंचाई नहीं है, इसका ऊंचाई बोला है। MT का ऊंचाई, किसी भुजा का ऊंचाई कौन सा होगा? उस भुजा पर डाला गया परपेंडिकुलर, तो उस भुजा पर डाल रहे हैं परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि ये NO परपेंडिकुलर डाले, ठीक है। ये ज्ञात करना, NO ज्ञात करना है, जिसकी भुजा MN बराबर 36, MN बराबर 36 दिया हुआ है ना। MT भी आपको 36 दिया हुआ, यानी कि ये वाला भुजा भी पूरा आपका 36। यानी कि यह कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। NT आपका 48 है, यह आपका क्या है? पूरा 48। तो आप हमें यह बताइए कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर यहां से एक हम परपेंडिकुलर डालें, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें तो जिस इसका कौन समद्विभाजक ये होगा? होगा कि नहीं? कौन समद्विभाजक सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है? यानी कि ये 48 है, ये अगर मान लीजिए कुछ भी R दे दीजिए तो NR जो होगा वह कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। दो बराबर भाग में बांट। तो पहले तो आप इस हाइट का वैल्यू निकालिए। आपको यहां पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, MRN, एक समकोण त्रिभुज बना, और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने कर्ण होता है। तो आपसे अगर हम ये लंब का लंबाई पूछ दिए तो MR बराबर क्या होगा? तो कर्ण का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, A प्लस B कितना हो जाएगा जी? 6 4 10, 3 2 5 1 6 60, गुना ये कितना हो जाएगा? 12। आप बताइए कि यह हो गया 12 और यह हो गया 60। आप बताइए यह 16 होगा, सॉरी ये आपका 4 गुने 3, 3 12 हो गया, 3 गुने 4 गुने 5 लिख सकते हैं। 3 3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, और 4 4 का 4, तो 4 तिहाई 12, तोड़ के आपको बता दिए 12√5 हो गया। आप बताइए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम ये बेस लें तो ये ऊंचाई होगा, तो हाफ आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना लीजिएगा आप? 48, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका? 12√15। आप इसी त्रिभुज में अगर ये बेस लीजिएगा, MT बेस लीजिएगा, तो आपका क्या होगा? हाफ आधार यानी कि 36, ऊंचाई आप क्या माने हैं? NO, यही तो आपको निकालना है। नहीं निकल जाएगा जी, क्वेश्चन को गलत आप लोग बना देते हैं। तो ये देखिए 12 से 12 तिहाई 36, 3 से 16 बार में, तो NO बराबर क्या हो गया? 16√5। यहां आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी निकल के आ गया था। यही कि आप इस पे ध्यान नहीं दिए।
इसलिए तो एडवांस का भी थोड़ा सा कम ही दे रहे हैं, 5-6 सवाल धीरे धीरे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। बराबर आयतन वाले तीन घनों को सिरे से सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर बताया हुआ है जी। इस तरह का क्लास कितना आया? 512। चलिए देख लेते हैं। बराबर आयतन के तीन घनों को सिरे से सटाकर, देखिएगा कुछ इस तरह से मान लीजिए कि ये घन है, तो तीनों घन को आपस में सटाकर रख दिया गया, तो यह घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है। यदि जिस घन को आप सटा रहे हैं उसका विकर्ण जो है, घन का विकर्ण जो है आपका, घन का विकर्ण जो है वह आपका दिया हुआ है कितना? 6√3 दिया हुआ है। आप बताइए घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 इंटू ए, ये बराबर 6√3 हो गया। तो √3 से √3 कट गया, यानी कि घन की एक भुजा कितने के बराबर? 6 के बराबर हो गया। तो आप बताइए कि इसका जो तीनों सटाकर जो बनाए हैं एक घनाभ, ये घनाभ बना है। घनाभ में आपका क्या होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो आप बताइए 6-6 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर ये है, तो L आपका 18 हो गया कि नहीं? और चौड़ाई जो होगा वह आपका 6 ही रहेगा, और हाइट भी जो रहेगा वह 6 ही रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है घनाभ का, TSA, क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यही ना होता है। तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 18 गुना 6, 18 के अठलोतर से, ठीक है। B गुना H यानी कि 6 गुना 6 36, L गुना H 118। तो ये कितना हो गया? 216, और 216 में 36 जोड़िएगा 252। 36 10 46 6 52, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 504 हो जाएगा। 504 ना जी, 512 कैसे ले आए थे? 6a² नहीं था। टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस LH होता है। चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट हम लोग कल टेस्ट में मिलते हैं, ठीक है? कोशिश रहेगा।